ओके, लेसन 4 ओपन कर लिया सबने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अनदर वेरी सिंपल एक्ट। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं ये एक्ट है क्या और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन। देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज या यहाँ की गवर्नमेंट को कोई फॉरेन कंट्री बहुत सारे फेवर्स दे रही है, ठीक है, चलो फॉरेन कंट्री छोड़िए, अगर हम बहुत छोटी सी चीज एक लेके चलते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत सारे फेवर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी तभी उसको इतने फेवर्स दिए जा रहे हैं। एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, वो इंडिया की गवर्नमेंट का कोई पर्सन है, गवर्नमेंट में कोई पोस्ट पे है, वो किसी भी फॉरेन ट्रिप पे जाता है वो सब फ्री होती है, वो कहीं भी घूमने जा रहा है वहां का होटल का लॉजिंग का खर्चा सब कुछ फ्री है, उसको टाइम टू टाइम फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन कंपनीज से बहुत सारा अमाउंट मिलता जा रहा है बिना कुछ सर्विसेज दिए। अगर ऐसा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट में उसकी पोस्ट है एंड ही इज गेटिंग मेनी अमाउंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन की गवर्नमेंट कहती है भाई हमारी कंट्री में आओ, जब तुम हमारी कंट्री में आओगे तुम्हारा रहना खाना सब फ्री। वो फॉरेन करेंसीज भेज रहा है वहां से, वो फॉरेन गिफ्ट भेज रहा है वहां से। आपको पता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जाते हैं तो उनको एक सोवेनियर के तौर पर गिफ्ट मिलता है, ठीक है, वो गिफ्ट बताइए प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है कि वो सरकारी खजाना होता है। वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो अपने घर लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो गिफ्ट वो सोवेनियर उस पर्सन को नहीं उनकी पोस्ट को दिया गया है, ठीक है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वो दूसरी कंट्री वाले एज अ जेस्चर उनको कोई गिफ्ट देते हैं, राइट, तो वो गिफ्ट जो उनको दिया जा रहा है वो उस पोस्ट को दिया जा रहा है ना कि पर्सन को। और ये सारी चीजें गवर्नमेंट के म्यूजियम में इकट्ठा कर ली जाती हैं, वो अपने घर नहीं ले जा सकते। आप मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां के लोग उनको बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जहां भी वो ट्रैवल घूमने जाते हैं कुछ जाते हैं कोई खर्चा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलता है कि जरूर हमारे यहाँ का वो बंदा उनको कुछ ना कुछ फेवर दे रहा होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी का कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ के जर्नलिस्ट, ओके, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका काम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और अगर इनको कहीं से बहुत सारे फेवर मिल रहे हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो वो इंडिकेशन देता है कि इनका उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। अब मान लीजिए यहाँ का एक जर्नलिज्म फर्म है, ठीक है, मतलब एक न्यूज़पेपर कंपनी है, वो न्यूज़पेपर कंपनी को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है फॉरेन कंपनीज से, फॉरेन गवर्नमेंट से। फॉरेन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उस न्यूज़पेपर कंपनी को बहुत सारे फंड्स भेजती रहती है। जब इस न्यूज़पेपर के लोगों को कहीं भी जाना होता है उनका रहना खाना होटल लॉजिंग सब कुछ फ्री हो जाता है। इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि जरूर ये न्यूज़पेपर कंपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उस फॉरेन गवर्नमेंट को दे रही होगी। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री ने एक एक्ट बनाया और ये कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना प्रोहिबिटेड होगा, यानी ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए हमने फॉरेन कंपनी को या फॉरेन कंट्री को माल बेचा, उसके बदले में हमें पेमेंट मिली, क्या ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फेवर माना जाएगा? नो, ये तो हमने उनको गुड्स बेची, उन्होंने पेमेंट करी। सिमिलरली हमने उनकी कोई सर्विसेज ली, हमने उनको पेमेंट करी, उन्होंने हमारी कोई सर्विसेज ली, उन्होंने हमको पेमेंट करी, ये तो नॉर्मल बिजनेस है। दिस इज नॉट हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी वर्ड सुना है? हॉस्पिटैलिटी मीन्स वेलकम करना, ठीक है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि फ्री फंड में हमको कोई इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, राइट? तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो एक एक्ट बनाया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब समझो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब वो कंट्रीब्यूशन जो किसी फॉरेन सोर्स से आ रहा है। फॉरेन सोर्स का मतलब क्या हुआ, कहां से आ रहा है? या तो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या तो किसी फॉरेन कंपनी से। फॉरेन में किसी से भी कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। नाउ कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए काम करते हैं, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हम ये कहते हैं मेरे इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक फॉरेन कंट्री है, वो बहुत सारे डोनेशंस करना चाहती है। दिस इज अलाउड कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी इसको डोनेशन देना चाहती है, हम डोनेशंस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब हम कहें कि मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है और फॉरेन गवर्नमेंट हमको बहुत सारे फेवर देना चाहती है, ये अलाउड नहीं होगा। अगर हम आपसे कहें कि हम एक जर्नलिस्ट हैं और एक फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी हमको बहुत सारे फेवर देना चाहती है, ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इन सेक्टर्स को प्रोहिबिटेड सेक्टर्स माना गया है। ओके, तो दो चीजें आती हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। कंट्रीब्यूशन मतलब वो सारी चीजें जो वो हमको दे रहे हैं, वो हमको कैश भिजवा सकते हैं, वो हमको कॉइन भिजवा सकते हैं, करेंसी भिजवा सकते हैं, पैसा, कुछ भी, किसी भी फॉर्म में बेनिफिट्स भिजवा सकते हैं। एंड सेकेंड इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब जब हम वहां जाएं तो हमारे लिए उन्होंने सारी सर्विसेज फ्री कर दी, हमारा रहना, खाना, घूमना सब कुछ फ्री कर दिया। नाउ अगर मेरा उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो मेरे लिए वो फ्री में कर रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन मेरा उनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। ऐसे में अगर कोई हमको इतने फेवर दे रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इसलिए ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन या ऐसा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना प्रोहिबिटेड है। तो कुछ सेक्टर्स के लिए प्रोहिबिटेड है, बाकी सबको अलाउड है, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन यानी अप्रूवल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। समझ आ गया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिया के बाहर के लोग। किसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के लोगों को। ओके, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या हुआ, वो सारे बेनिफिट्स जो इंडियंस को दिए जाते हैं जब वो विजिट करने जा रहे हैं बाहर। ओके, चलो अब इसको रीड करते हैं। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी विद अ व्यू टू इंश्योरिंग दैट पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, अब देखिएगा ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेक्टर्स हैं, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, academic and other voluntary organization, as well as individuals working in important areas of national life may function in a manner consistent with the values of sovereign democratic republic। तो जितने भी ऐसे क्रूशियल एरियाज हैं हमारी कंट्री के, वो सारे एरियाज के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना प्रोहिबिट कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मार्क क्या करना है, इस चैप्टर में सब कुछ डिटेल में नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीजें मार्क करेंगे हम लोग। डेफिनेशंस में आ जाइए। देखिए, डेफिनेशंस में एसोसिएशन लिखा है। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, इट मींस एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हैविंग एन ऑफिस इन इंडिया एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी whether registered under Societies Act or not and any other organization by whatever name called। तो कोई भी एसोसिएशन, चाहे वो सोसाइटी हो या ना हो, इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन, उसको क्या कहा जाएगा, एसोसिएशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करिए, डेफिनेशन फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी देखिए किसको कहा गया है, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स। सबसे पहली चीज तो फॉरेन कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड होगी, इंडिया के बाहर, and includes a foreign company within the meaning of section 591 of the Companies Act, a company which is a subsidiary of foreign company and the registered office or principal place of business of a foreign company referred to in subclause 1 or 2। कह रहे हैं फॉरेन कंपनी है, मे बी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं पर भी है, उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। तो बेसिकली एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे, फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी को भी फॉरेन कंपनी मानेंगे, और फॉरेन कंपनी के कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या ब्रांच ऑफिस भी अगर इंडिया में है तो भी हम उसको फॉरेन कंपनी मान लेंगे। वैसे भी इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या थी बताइए,
What was a foreign company as per Companies Act? Which is incorporated outside India and having a place of business in India. ठीक है, तो ऐसी सारी कंपनीज को फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा. एंड इवन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या हुआ? ये भी क्या होते हैं? इंडिया में बने हुए होते हैं? नो, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन एनी अदर कंट्री एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, अब आइए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंट मार्क करिए डेफिनेशन. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए किसको किसको कहा जाएगा. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स. कह रहे हैं अगर फॉरेन सोर्स कोई डोनेशन दे रहा है. अब देखो, फॉरेन सोर्स किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है, समझ में आता है. कोई फॉरेन सोर्स किसी यहाँ के एनजीओ को डोनेशन देता है, समझ में आता है. लेकिन एक फॉरेन सोर्स इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्यों दे रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉरेन कंट्री अगर इंडिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है तो कहीं उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए और जब पावर में आ जाए तो हमारी कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इजी कर देना. आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग? फॉर एग्जाम्पल, जापान जो है वो यहाँ की किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है. बहुत सारे फंड्स पे फंड्स दिए जा रहे हैं, और जापान ने उस पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि देखो हम तुमको फंड्स दे रहे हैं, तुम आराम से अपना प्रचार करो. अगर तुम पावर में आ जाओगे, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट सेलेक्ट हो जाएगी तो तुम अपनी कंट्री में वो पॉलिसी बनाना जो मेरी कंट्री के लिए फेवरेबल है. नाउ इज दिस थिंग जस्टिफाइड और नॉट? दिस इज नॉट. तो ये कह रहे हैं यहाँ के एजुकेशनल सोसाइटीज, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनको डोनेशन मिल रहा है, दैट इज अलाउड. लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं उनको डोनेशंस मिलना अलाउड नहीं होगा. ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाएगा? देखिए, डोनेशन आ जाएंगे, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल. अब समझिए, जापानीज, यही एग्जांपल लेके चलते हैं. जापानीज कंपनी यहाँ की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक चीज तो हो गया डोनेशन दे रहे हैं कैश में, एक चीज हो गया यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को कभी गाड़ी भिजवा रहे हैं, कभी लेटेस्ट लैपटॉप भेज रहे हैं, कभी लेटेस्ट फोन भेज रहे हैं, कभी उनके घर वालों के लिए ज्वेलरी भेज रहे हैं. इसको भी क्या माना जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो भाई फॉरेन गवर्नमेंट क्यों ऐसा बेनिफिट्स दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को? तो ये कह रहे हैं क्या चीज डिलीवरी की जा रही है? ऑफ एनी आर्टिकल. ठीक है, कोई भी चीज, कोई आर्टिकल. अब देखना जरा, कह रहे हैं not being an article given to a person as a gift for his personal use if the market value in India of such article on date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by the central government. बताइए इसका मतलब समझ में आया है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो किसी को भी गिफ्ट देने की भी एक लिमिट है. जैसे मान लीजिए आप, अब आपका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ स्पेशल फ्रेंड. ठीक है, जो आपके फ्रेंड होते हैं उनके लिए गिफ्ट देने की एक प्राइस लिमिट होती है, लेकिन स्पेशल फ्रेंड को गिफ्ट देने का प्राइस लिमिट नहीं होती है. ठीक है, वहां पर फिर प्राइस लिमिट नहीं देखी जाती, वहां दिल देखा जाता है ना, कितने का भी गिफ्ट दे सकते हो. तो अब आपकी एक लिमिट है कि भाई हमारा जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं उनको हम 100 रुपए तक का गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन जब स्पेशल फ्रेंड की बारी आती है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती. 100 छोड़िए, 500, 1000 कुछ भी हो, आप सब देने को तैयार हो जाते हैं. इसका मतलब जहां लिमिट नहीं है वहां कुछ ना कुछ स्पेशल है ना? इतना समझ में आ गया? अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बाहर के फॉरेन सोर्स इंडिया वालों को अगर कोई आर्टिकल दे रहे हैं तो ठीक है, गिफ्ट की तरह दे दे, लेकिन गिफ्ट की हम एक लिमिट सेट कर दे रहे हैं. इतने रुपए तक का गिफ्ट दोगे ठीक है, अलाउड है, लेकिन इससे ज्यादा का अगर तुम गिफ्ट दोगे तो हम उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे, वो अलाउड नहीं होगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लिमिट फिक्स कर देती है. मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी 10,000 रुपए. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं बाहर वाले ने यहाँ वालों को गिफ्ट दिया. ठीक है, बाहर की गवर्नमेंट ने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को एक गिफ्ट दिया 10,000 से कम का. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट है, रख लो. लेकिन बाहर की गवर्नमेंट ने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को 10 करोड़ का गिफ्ट दिया.
ये 10 करोड़ के गिफ्ट में डाउट अराइज हो जाएगा। आपके घर वालों को भी होता है ना, ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसको इतनी महंगी चीज दी जा रही है? यही डाउट बस गवर्नमेंट को हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया गिफ्ट का मतलब 100 रुपए 200 रुपए, इससे ज्यादा का क्या गिफ्ट? तुमने तो 5000 रुपए का गिफ्ट खरीद लिया, ऐसा कौन सा फ्रेंड है, हमें भी मिलवाओ। यही चीज यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप गिफ्ट देना चाह रहे हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक प्राइस लिमिट सेट कर दी जाएगी। उस लिमिट के विद इन का गिफ्ट है तो अलाउड है, उस लिमिट के बियॉन्ड का गिफ्ट है तो उसको हम लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मान लेंगे एंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी प्रोहिबिटेड। आई होप नाउ द लॉजिक इज वेरी क्लियर, है ना? तो देखो लिखा हुआ है, कह रहे कोई भी आर्टिकल जो डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा आर्टिकल जो गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। लेकिन कब नहीं मानेंगे? इफ द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट इज नॉट मोर देन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड। ये लिमिट कौन सेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस लिमिट सेट कर देगी, इससे नीचे के गिफ्ट अलाउड हैं और इससे ज्यादा के गिफ्ट होंगे तो उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। सेकंड, कह रहे हैं बाहर वाले कोई करेंसी दे रहे हैं या बाहर वाले कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सिक्योरिटी? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कुछ भी। ठीक है, तो भाई बाहर की गवर्नमेंट क्यों इतने शेयर्स दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को? बाहर की गवर्नमेंट क्यों इतने डिबेंचर्स ऑफर कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को? जरूर इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। ओके, तो इन तीन चीजों को क्या माना जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कोई आर्टिकल दिया जा रहा है, ठीक है, कोई करेंसी दी जा रही है या फिर कोई सिक्योरिटी। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया एक्ट का? ओके, एक्सप्लेनेशन देखिए, अ डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी referred to in clause by any person who has received it from any foreign source either directly or through one or more person shall also be deemed to be a foreign contribution। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको ये बताया कि पॉलिटिकल पार्टी, एक एग्जाम्पल लिया, वैसे बहुत लंबी लिस्ट होती है लेकिन एक एग्जाम्पल लिया हमने पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड है कि प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ठीक है काम करते हैं, एक फॉरेन कंपनी ने, ठीक है, ये डोनेशन दिया मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने वो डोनेशन दे दिया पॉलिटिकल पार्टी को। आप बताओ, पॉलिटिकल पार्टी से कहा गया कि भैया आप फॉरेन कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकते। उन्होंने कहा हम फॉरेन कंपनी से कहां डोनेशन ले रहे हैं, हम किससे ले रहे हैं? हम तो मिस्टर ए से ले रहे हैं, मिस्टर ए तो इंडिया के ही हैं। लेकिन मिस्टर ए ने वो कहां से लिया है? फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी ने कहा कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली डोनेशन देंगे तो वो प्रोहिबिटेड होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली देंगे ही नहीं, हम इनडायरेक्टली किसी और को दे देते हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल दे दे पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अब जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताओ उसको माना जाएगा कि नहीं? अ डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी by any person who has received it from any foreign source। by any person, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से by any person कौन हुआ? मिस्टर ए। कह रहे मिस्टर ए ने रिसीव किया है from any foreign source either directly or through one or more person shall also be deemed to be a foreign contribution। ठीक है, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगेन ये तो हो गई लॉ की बात। अगेन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो ये पता लगाना डिफिकल्ट नहीं होगा कि मिस्टर ए के पास जो पैसा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आया है। तो आपको क्या लगता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की फंडिंग नहीं, जिसके जिसके लॉ बने हैं, ऐसे सोच लिया करो, जिस जिस चीज को प्रोहिबिट करने के लॉ बने हैं वो चीजें होती हैं हमारी कंट्री में। ऐसे रिवर्स सोच लो, ठीक है, ये मत सोचो हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसका मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग होती ही है। जिस जिस चीज को रोकने का लॉ बना है, ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन का लॉ बना है, इसका मतलब क्या है? बेनामी होता ही है। तो ये एक रिवर्स लिखना नहीं कहीं है, ना किसी को बोलना कि हमने बोला है, बट दिस इज द कोर रियलिटी। जिस जिस चीज को रोकने का लॉ बना है वो चीजें होती हैं। जैसे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का लॉ बना है, क्यों बना है? क्योंकि बिना हेलमेट के लोग घूमते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन लीगल सोर्सेज से आता ही होगा ना, तभी तो लॉ बना उसको रोकने के लिए। तो जिस जिस चीज का लॉ बना है वो होता ही है। और ऐसा भी नहीं है, ये भी आपको पता है कि लॉ बनने के बाद रुक गया हो।
ऐसा कुछ नहीं है, बस पहले खुलेआम होता था, अब छिपा के होता है। तो फॉरेन कंट्री ने, फॉरेन गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को पैसा दे दिया, मिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी को देगी, मिस्टर ए थोड़ी ना चीख चीख के बोलने वाले कि देखो हमको वहां से मिला। अगेन सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? प्रूफ पे। अगर किसी ने ये प्रूफ कर दिया कि भाई मिस्टर ए को ये जो पैसा मिला है ये फॉरेन गवर्नमेंट से मिला है, तब वो प्रोहिबिटेड होगा। तो आई ऑलवेज से हमारी कंट्री में सब कुछ लीगल है अनटिल अनलेस इट इज प्रूव्ड टू बी इलीगल। जब तक वो इलीगल प्रूव ना हो जाए तब तक उसे लीगली माना जाएगा। तो आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको बहुत अलग अलग जगह से फंडिंग मिलती है, ठीक है, दैट ऑल इज मतलब कॉन्टिन्यूअसली गोइंग ऑन, लेकिन एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो आपको फिलहाल वही पढ़ाया जा रहा है जो प्रोहिबिटेड है। इसी तरह कह रहे हैं द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन एनी बैंक रेफर टू इन सब क्लॉज 1 of section 17 or any other income derived from foreign contribution or interest thereon shall also be deemed to be a foreign contribution। ये बताओ क्या पॉइंट हुआ? हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे ये एग्जाम्पल हमने जो लिया था, अब समझना, फॉरेन कंपनी ने डोनेशन दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए अगर ये डोनेशन डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो वो भी प्रोहिबिटेड था। फॉरेन कंपनी ने डोनेशन दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने ये पैसा जमा करा दिया बैंक में और उस पैसे पे मिला इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब मिस्टर ए का ये कहना है कि इंटरेस्ट थोड़ी ना फॉरेन डोनेशन है, इंटरेस्ट तो यही जनरेट हुआ है इंडिया में। अब आप बताइए क्या ये इंटरेस्ट की पेमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी को की जा रही है क्या ये भी प्रोहिबिटेड होगी? बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जनरेट होने वाली इनकम को भी क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? पढ़िए क्या लिखा है वहां पर, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कह रहे हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल also be deemed to be foreign contribution। ठीक है, फाइन। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी कंपनी इंडिया में है, चलो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों ने कुछ गुड्स सप्लाई करे या हमने कुछ सर्विसेज दी बाहर वालों को और उन सर्विसेज और उन गुड्स का पेमेंट उन्होंने किया, ठीक है, इज दिस ऑल्सो अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? क्या ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है? नो। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेरे इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक फॉरेन के बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, फॉरेन का बच्चा पीटर ने एडमिशन ले लिया। अब पीटर से भी हम फीस लेंगे, पीटर हमको जो फीस दे रहा है क्या वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्यों? क्योंकि ये फ्री में नहीं है, बदले में आई एम गिविंग सर्विसेज। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्री या प्रोहिबिटेड तब है जब उसके बदले में कोई सर्विसेज ना दी जाए। डोनेशन यूनिलेटरल है, डोनेशन में बदले में कुछ नहीं दिया हमने आपको। तो देखो थर्ड एक्सप्लेनेशन में लिखा है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फी इंक्लूडिंग फीस चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन स्टूडेंट और टुवर्ड्स कॉस्ट इन ल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको गुड्स दिए, सर्विसेज दिए और उसके बदले में हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इनको हम लोग क्या करेंगे? देखो लिखा है लास्ट में शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बताइए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया कि नहीं? तो तीन चीजें प्राइमरीली आ रही थी। पहली चीज क्या थी? हम वहां से कोई आर्टिकल ले रहे हैं, दूसरा कैश ले रहे हैं या करेंसी, और तीसरा सिक्योरिटीज। इन तीनों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह ले रही है वो प्रोहिबिटेड है, पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली ले रही है वो भी प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर सर्विसेज देके या गुड्स देके हम कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चले। आई होप द कॉन्सेप्ट इज गेटिंग क्लियर, ठीक है। अच्छा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब देखिए क्या हुआ। मीन्स एनी ऑफर not being a purely casual one made in cash or in kind by a foreign source। foreign source ने एक ऑफर दिया, किस चीज का ऑफर दिया? for providing a person with the cost of travel। अब समझिए, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है,
आपको कहीं घूमने जाना और हमने आपसे कहा कि तुम्हें इंडिया के बाहर जहां जाना है घूमने जाओ, तुम्हारा पूरा खर्चा हम उठाएंगे। अब ये बताइए थर्ड पर्सन को नहीं लगेगा ऐसा क्या फायदा हो रहा है, मैम क्यों खर्चा उठाएंगी? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, भाई इतनी सर्विसेज इनको क्यों दी जा रही है, बदले में इन्होंने क्या दिया है? सो दे आर सेइंग कोई भी ऐसा ऑफर जिसमें फॉरेन सोर्स कह रहा है प्रोवाइडिंग फॉर अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो फ्री में प्रोवाइड करी जा रही हैं, इनको क्या कहा जाएगा? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ओके, अब आता है फॉरेन सोर्स। देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, दोनों में ही कहां से आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन? फॉरेन सोर्स। देखो तीसरी डेफिनेशन है फॉरेन सोर्स की। देखिए यहां पर भी फॉरेन सोर्स लिखा था और यहां पर भी कहां से आ रहा था? फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स में देखो क्या क्या होगा। देखिए कौन कौन आ रहा है फॉरेन सोर्स में। सबसे पहले कौन है? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, यानी फॉरेन गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी दे रही है, फॉरेन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है। फॉरेन गवर्नमेंट, कोई इंटरनेशनल एजेंसी, कोई फॉरेन कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। जैसे कॉर्पोरेशन कह रहे नॉट बीइंग अ कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, या एनी कंपनी within the meaning of Companies Act and more than 1/2 of nominal value of share capital is held by द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ये समझे, कह रहे हैं कोई कंपनी है जिसका 50% से ज्यादा कैपिटल फॉरेनर्स के पास है, उसको भी फॉरेन एंटिटी मान लिया जाएगा। कोई ट्रेड यूनियन जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, कोई ट्रस्ट जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी और क्लब, या अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, इन सबको फॉरेन सोर्स माना जाएगा। तो वहां का कोई इंडिविजुअल है, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट, एमएनसी, ये लोग अगर किसी भी तरीके का कोई डोनेशन दे रहे हैं तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, अब यहां से आ जाओ, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब यहां से लॉ शुरू हुआ है। हेडिंग पढ़िए क्या लिखा है, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब ये एक लिस्ट बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड है। देखिए सेक्शन 3(1), वैसे अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखो तो एक चार्ट बना होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे आइए, ये देखिए, वो जो वहां स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है ना, वो ही यहाँ पर चार्ट फॉर्म में लिखा है। तो चार्ट फॉर्म से जल्दी याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो स्पेसिफिकली डिबार्ड हैं, जिनको रोका गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। ये कौन हुए? जो इलेक्शन में खड़े होने वाले। आप खुद सोच के देखो, जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, अगर उसको फॉरेन सोर्स से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसका क्या फायदा होगा कि आज उसको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और जीत जाता है तो वो कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा उस फॉरेन कंट्री को। तो किसको किसको प्रोहिबिटेड है? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डेंट, कॉल्यूमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर। करस्पॉन्डेंट और कॉल्यूमिनिस्ट होते हैं जर्नलिस्ट, लिख लीजिए, करस्पॉन्डेंट, कॉल्यूमिनिस्ट ये जर्नलिस्ट होते हैं। कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। कुल मिला के न्यूज़पेपर कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं, ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड में बताओ कौन है? जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी एंटिटी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, organizations of a political nature, association of companies engaged in the production, broadcast of audio news और audio visual news और current affairs program। कह रहे हैं जो न्यूज की एजेंसीज होती हैं, कोई ऐसी एसोसिएशन जो न्यूज मीडिया या न्यूज ब्रॉडकास्ट करती है, वो लोग, या करस्पॉन्डेंट ऑफ कॉल्यूमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ एसोसिएशन रेफर टू इन जी। ये सारे लोग प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी ये किसी भी फॉर्म में फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन हुए जरा बताइए। फर्स्ट कौन हुआ? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, देन कॉल्यूमिनिस्ट, ठीक है, देन एडिटर, कार्टूनिस्ट, थर्ड जज, फोर्थ
मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, देन फिफ्थ, इधर देख सकते हो, इधर देखना जरूरी नहीं, इधर देख सकते हो, हाँ नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो किस नेचर के हैं, पॉलिटिकल नेचर के, और एसोसिएशंस जो अगेन न्यूज या न्यूज से रिलेटेड किसी काम में एंगेज्ड है और उन्हीं के ही करस्पॉन्डेंट। ये सारे के सारे ऐसे एरियाज हैं जो हमारी कंट्री के कॉन्फिडेंशियल एरियाज में हैं या हमारी एरिया कंट्री की सिक्योरिटी एरियाज में हैं, इसलिए इनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड है। अब वापस वहीं आ जाओ जहां हम लोग ने स्टार्ट किया था, देखना पूरी लिस्ट वही मिलेगी आपको। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देखिए सेक्शन 3(1) ऑफ द एक्ट imposes restrictions on acceptance of foreign contribution by, अब देखो जिसके जिसके नाम लिखे हैं बताइए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डेंट, कल्यूमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बियरर, देन एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, यही सारे बड़े थे वहां पर। ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ये प्रोहिबिटेड हैं, यानी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये समझ आ गया, दोनों सेम टॉपिक हैं, बस वहां लिस्ट के फॉर्म में लिखा है तो वो याद करना इजी होगा, वो याद कर लीजिएगा। सबसेक्शन 2 अपने आप पढ़ के बताओ, सबसेक्शन 2A इवन 2B, बताइए क्या है ये 2A। आगे समझ में क्या है 2A, मिस्टर ए, याद आ गया मिस्टर ए, यानी कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टी क्या, ये जितने भी हैं इन सबके बिहाफ पे कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर 2B बताओ क्या है, 2B में क्या लिखा है, एग्जैक्टली दोनों ही एक ही चीज है। ऊपर वाले में लिखा था मिस्टर ए किसी प्रोहिबिटेड कैटेगरी के बिहाफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और नीचे लिखा है मिस्टर ए ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों ही चीजें एक ही बात को कह रहे हैं, ऑल दीज पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड नॉट टेक एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्लियर, फाइन, ओके। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करो अगला, पर्सन्स टू होम सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई। बताइए ये किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, किन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ का कोई पर्सन है, वो किसी फॉरेन कंपनी में जॉब करता है, उसको वहां से सैलरी मिलती है, वो भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ, वो प्रोहिबिटेड होगा कि अलाउड होगा, अलाउड होगा, क्योंकि वो उसके बदले में सर्विसेज दे रहा है। सो ऑल द ट्रांजैक्शंस जिसमें हम कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो सब के सब अलाउड माने जाएंगे। तो देखिए, पर्सन टू होम सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट nothing contained in section 3 shall apply to acceptance by any person specified in that section of any foreign contribution where such contribution is accepted by him subject to provisions of section 10। बताइए पहला पॉइंट देखिए क्या है, by way of salary wages remuneration। तो salary wages और remuneration अगर इन द ordinary course of business में मिल रहा है तो वो allowed होगा कि not allowed होगा, allowed होगा। सेकेंड अपने आप पढ़ के बताइए, बताइए सेकेंड क्या है, बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, मतलब हमने एक्सपोर्ट किया उसके बदले में हमको पेमेंट मिल रहा है, अलाउड कि नॉट अलाउड, अलाउड। थर्ड, एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स in relation to any transaction made by such foreign source with the central or state government। ये पॉइंट बताइए क्या हुआ, as an agent of a foreign source in relation to any transaction made by such foreign source with central or state government। जो पैसा यहाँ पे रिसीव कर रहा है वो कौन है, फॉरेन सोर्स का ही कोई एजेंट है, ठीक है। तो उसने पैसा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, कॉम्युनिस्ट, इनको नहीं दिया, उसने जो पैसा भिजवाया है वो यहाँ पर अपने एजेंट को ही भिजवाया है, सो दैट वो एजेंट वो पैसा किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आगे पे कर सके। ओके,
डी वाला देखिए, अब डी बताइए क्या पॉइंट है, बताओ डी कौन सा पॉइंट है? वही जो पीएम साहब जाते हैं और उनको कोई ना कोई गिफ्ट या सोवेनियर मिल जाता है, लेकिन लिखा क्या है, कह रहे हैं गिफ्ट या प्रेजेंटेशन के तौर पे मिल रहा हो, प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट और प्रेजेंटेशन वाज एक्सेप्टेड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ सच गिफ्ट। एक्सेप्टेंस और रिटेंशन मतलब आप किन शर्तों पे एक्सेप्ट करोगे और आप कब कब रिटेन, आप खुद रिटेन करके नहीं रख सकते, वो सारा सोवेनियर, वो सारी गिफ्ट गवर्नमेंट के होते हैं। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप बाहर की कंट्री से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना अलाउड होगा, ठीक है। रिलेटिव से अगर हम कुछ ले रहे हैं वो अलाउड होगा ऑब्वियसली, बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस और एनी ऑथराइज्ड पर्सन। बताइए क्या है, रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से ही क्या समझ में आ गया? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जिसकी वजह से हमारा कुछ पैसा वहां था जो हमको मिल रहा है, ठीक है, किसी बैंक के थ्रू, मान लीजिए हमारा कुछ पैसा वहां डिपॉजिटेड था, वो पैसा वहां से यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं हम डोनेशन ले रहे हैं, वो डोनेशन नहीं है, हमारा ही पैसा था जो वहां जमा था और अब हम वहां से यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी ऐसा मिल रहा है उसको भी प्रोहिबिटेड नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप अभी सीएस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें और बाहर की यूनिवर्सिटी आपको शायद स्कॉलरशिप दे दे, ठीक है। तो अगर बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्या उसको भी हम डोनेशन मान के प्रोहिबिटेड कर देंगे? नो, कह रहे हैं स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या इस तरीके की जो पेमेंट होती है इनको प्रोहिबिटेड नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन 3 के कवर में नहीं आएंगे। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली हम लोग ने। सबसे पहली चीज, प्रोहिबिटेड कौन कौन से हैं और ये प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी ऊपर जितने भी लोग दिए थे अगर वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन वे से, जैसे मान लीजिए कोई कार्टूनिस्ट है, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी का बंदा है, उसका कोई रिलेटिव रहता है बाहर, उस बाहर वाले रिलेटिव ने उसको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि रिलेटिव से लेना अलाउड है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर है, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ माल भिजवाया और उस माल का उसको पैसा रिसीव हुआ, ये वो रिसीव कर सकता है कि नहीं? यस कर सकता है, क्योंकि ये इस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहा है। तो जितने भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी के लोग हैं अगर वो ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स इट। अब कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। अब एक डाउट ये राइज हुआ कि भाई पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का माना जाएगा और किसको पॉलिटिकल नेचर का नहीं माना जाएगा, ये क्लैरिफाई कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो देखिए बस साफ साफ लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजीज प्रोपगेटेड, प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय एन ऑर्डर पब्लिश specify such organization as an organization of political nature। तो ये कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर को कब माना जाएगा, कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उनकी एक्टिविटीज देख के, उनकी आइडियोलॉजीज देख के, उनके प्रोग्राम देख के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की है तो उसको पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन मान लिया जाएगा और उसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब अगली चीज पे आओ, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन? बताओ ये कितना है, देखिए कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं सब लोग। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें आ रही थी? 3 चीजें आ रही थी, क्या? आर्टिकल्स, सेकेंड करेंसी, सिक्योरिटी। ये 3 चीजों को माना गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कैश भिजवा दिया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कोई सामान गिफ्ट दे दिया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उन्होंने शेयर डिबेंचर दे दी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन उन्होंने मेरे रहने खाने का खर्चा उठाया, हॉस्पिटैलिटी। उन्होंने हमारे घूमने का खर्चा उठाया, हॉस्पिटैलिटी, ओके। तो हॉस्पिटैलिटी में वो हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, हमारा खर्चा उठा रहे हैं, ओके।
तो ये कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन 6 प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन पर्सन एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंगली देखो किसके किसके लिए प्रोहिबिटेड है। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और ऑफिस बियरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट शैल while visiting any country or territory outside India except with the prior permission of central government any foreign hospitality। बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन बिना परमिशन के फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकता? सबसे पहले देखो कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे कौन थे, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया दूसरा। तीसरे जज हो गए। चौथे गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, सरकारी एम्प्लॉइज। पांचवें कौन हुए, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये 5 लोग हैं। अच्छा अब जो लाइन हम बोले बताइएगा, लेट मी सी आपको कितना समझ में आ रहा है। ये 5 लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ट्रू और फॉल्स? लेट मी सी आपको समझ में आया कि नहीं आई। ये 5 लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ट्रू फॉल्स? क्यों क्यों ट्रू क्यों फॉल्स? पढ़ो पूरा। ले ही नहीं सकते या लेने के लिए परमिशन चाहिए? लेने के लिए परमिशन चाहिए। जागो, हमें पता है हम लोरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। कभी अगर ऐसे आपको नींद ना आ रही हो, हमको फोन मिला लीजिएगा, हम वहीं चैप्टर पढ़ाने लग जाएंगे, फिर देखिएगा कितनी अच्छी नींद आएगी। अच्छा सपने में हम आते हैं कभी? हैं कुछ बच्चों के सपने में हम आते हैं, वैसे पहले भी कुछ बच्चे बता, कुछ बच्चे कह रहे हैं आप थोड़ी आएंगी सपने में, हमारे सपने में और कोई आता है ना? नहीं वैसे ऐसा होता है जब एग्जाम पास होने वाले आते हैं ना, तो ऐसे टीचर सपने में आने लग जाते हैं। और जब एग्जाम पास आते हैं तो एक सपना सब बच्चे बहुत देखते हैं, हमारा पेपर छूट गया, हम पहुंच नहीं पाए, है ना? तो ये एक सपना, या हम फेल ही हो गए, ये सपना भी बहुत आता है, तो फेल ही हो गए। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव सपने, ऐसे सपने तो नहीं आते पास हो गए बढ़िया घूम रहे हैं, ऐसा हमेशा नेगेटिव सपना जरूर आता है। चलो कोई नहीं। ये लाइन देखिए कितनी अच्छी लिखी थी, कह रहे हैं विजिटिंग टेरिटरी एक्सेप्ट। पहली बार आपने 2 एक्सेप्ट साथ में देखे। ये देखो आपके लिए एकदम बढ़िया से कर दे रहे, इसको ग्रीन कलर से करके दिखा रहे, ये देखो दिखा, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते, यानी करना चाहे कर सकते हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीजें हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की प्रोहिबिटेड कैटेगरी में वो लिस्ट थी, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए ये 5 है। ओके फाइन। हाउएवर इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन एनी सच परमिशन। पढ़ो ये वाला पैराग्राफ, हमको भी पढ़ाइए थोड़ा बहुत, देखिए कौन हमको समझा पाता है। ये पैरा हमको कभी समझ नहीं आता। आगे समझ में, हमको नहीं समझ आ रहा, देखें कौन हमको समझा पाता है। हाँ बताओ बेटा। हाँ ठीक है। ओके जैसे मान लीजिए कोई, हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या ये जो ऊपर वाली कैटेगरी थे, ये बाहर घूमने गए, अपने खर्चे पे गए, लेकिन अचानक ये बीमार पड़ गए। ठीक है, अब जब ये बीमार पड़ गए तो वहां की गवर्नमेंट ने इनको फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इनका खर्चा वर्चा सब करने लग गए। तो ये बताइए उसको वहां पे वो खर्चा वर्चा किया जाएगा, या क्योंकि ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी है तो पहले हमारी गवर्नमेंट से परमिशन ली जाएगी, तब तक उसको दवाई नहीं दी जाएगी? वो तड़प रहा है, उसको तड़पने दो, पहले तुम्हारी गवर्नमेंट हमको परमिशन देगी तब हमारे यहाँ से दवाइयां तुमको मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। ऐसी सिचुएशन में उसको हॉस्पिटैलिटी दी जा सकती है, लेकिन उसकी भी शर्त है। क्या शर्त है?
1 महीने के अंदर, देखिए लिखा है, कह रहे 1 महीने के अंदर क्या करना है, पूरा इंटीमेशन दे दीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ठीक है, तो अलाउड है। ठीक है, तो नॉर्मली तो अगर आपको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिल रही है तो परमिशन लेके जाओ, और अगर वहां जाके आपको कोई हॉस्पिटैलिटी अचानक से मिलने लग गई तो 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो। अब हमको ये बताओ, ये लॉ पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं और मेंबर्स ऑफ ऑफिस बियरर ये सब हैं, ये नहीं लेते होंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन? आपको नहीं लगता यही लेते होंगे? हमारे जैसे लोगों को तो देगा ही कौन? अब हम आपसे कहें आपको एक फॉरेन गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी दे रही तो आपको क्यों देगी, या हमको भी क्यों देगी? किसको देने में फायदा है? इन्हीं लोगों को। ठीक है, और इन्हीं लोगों को मिलता भी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ, तो हम लोग मासूमों की तरह अच्छा अच्छा लॉ पढ़ते रहते हैं, और जिनको इसका फायदा उठाना होता है वो उठा लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट ऑल दीज लॉ। तो ये बहुत, अगेन ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत चलता है। अब जैसे हम लोग के लिए कोई प्रोहिबिट कर दे तो कर दे, हमको वैसे ही कौन दे रहा था? हमारे लिए, आपके लिए कोई प्रोहिबिट कर दे, एवरी स्टूडेंट हु इज डूइंग द सीएस कोर्स शुड नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो कर दो प्रोहिबिट, आपको वैसे भी कौन दे रहा था हॉस्पिटैलिटी, ना कोई आपको कंट्रीब्यूशन दे, आपके घर वाले आपको कंट्रीब्यूशन नहीं देते, फॉरेन तो छोड़ दो। ठीक है, तो प्रोहिबिट ही ऐसी कैटेगरी को इन्होंने किया है, तब भी ये सब कुछ होता है ऑन पेपर्स, ऑब्वियसली ऊपर से नहीं होता बट अंदर से सब होता है। ठीक है, फाइन, ये एग्जाम में आप लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे, छोटा सा ही चैप्टर है।